अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। काबुली पुलाव की एपिसोड 8 के रिव्यू के साथ हाजिर हूँ। बड़ी धमाकेदार एपिसोड आई है। एपिसोड के स्टार्ट में होता है कि बच्चे जो हैं यानी कि सारे के सारे आयशा वगैरह सब एक सेज सजा रहे होते हैं जो कि हाजी साहब के लिए सजा रहे होते हैं। ज़ुबैदा भाभी आती हैं, वो पूछती हैं कि सब क्या हो रहा है, तो वो यही कहते हैं कि अब्बा जी के लिए हम सेज सजा रहे हैं। तो वो गुस्सा करती हैं, कहती हैं, डांटती हैं इनको कि ये सब ना करो, उनका सिंगल बेड ही यहाँ पर रख दो उठा के, क्योंकि उनको उसी पे सोने की आदत है। तो ये लोग तो खैर फ़िलहाल नहीं सुनते हैं, वो इनको काफ़ी समझाती हैं, डांट डपट करती हैं, चली जाती हैं। तो नेक्स्ट ये दिखाया गया है कि जाकिर भाई, उनकी वाइफ और कयूम भाई बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं, डाइनिंग डिस्कशन कर रहे होते खाने पीने की, कि कितने लोगों को बुलाया है और इस बारे में बातें हो रही होती हैं। कयूम थोड़ा खफा होता है क्योंकि ये लोग कुछ ज़्यादा ही तैयारियां कर रहे थे शादी को लेकर। तो इस पर इनकी बहन बोलती हैं कि यहाँ कोई फ़रिश्तों का मोहल्ला नहीं है, सब इंसान ही रहते हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं, गुनाह सबसे होते हैं, जो जितना चोर होता है उतना बड़ा सीना जोर होता है, जिसने सर झुका लिया यहाँ उसी को लितर पड़ते हैं। वैसे तो इनकी बात बिल्कुल सही है, ये जो कहती हैं वैसे सही बोल रही होती हैं और काफ़ी अच्छे से डायलॉग्स बोलती हैं ये। तो कयूम कहते हैं इतना सा बस हमें वलीमा करना था पाजी का, और तुम लोग इतना बड़ा ज़ोर शोर के साथ उनकी दावतें कर रहे हो, यानी कि वही बारात मेहंदी वगैरह सब कर रहे हो। तो यहाँ कयूम की बात मुझे सही लगती है। इज़्ज़तदार लोगों को बुलाना था, जिनसे इज़्ज़त होती वो आते पाजी की शादी के अंदर तो इज़्ज़त मिलती है। लेकिन आँख और सीधा पहलवान सीधा तेली, मतलब इनकी शादियों में ऐसे ही लोग आते हैं, लाइक तेली पहलवान टाइप के लोग। तो वैसे कयूम की बात यहाँ ठीक है कि एक एज के इंसान है, उनका बस हम सिंपल सा वलीमा करते, कुछ बाहैसियत शख्सियतों को बुलाकर, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। इतना लंबा चौड़ा एक प्रोग्राम बनाने की क्या ज़रूरत थी। इस पर उनकी बहन कहती हैं कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, हाजी साहब ने हमेशा हमारी खुशियों का ख्याल रखा, आज उनकी खुशी लेने की बारी है तो हमें उनको खुशी देनी चाहिए। तो इस पर खैर इनकी डिस्कशन ख़त्म होती है। तो नेक्स्ट ये दिखाया गया कि हाजी साहब अपनी माँ की कब्र पर होते हैं, क्योंकि वो उसी कयूम की टेंशन में होते हैं, सॉरी गफ़ार की टेंशन में होते हैं, जो गफ़ार ने डिमांड की होती है, और उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो करें तो क्या करें। और दूसरी तरफ यहाँ ये दिखाते हैं कि बारबीना बैठी रो रही होती है और सारी बच्चियाँ आ जाती हैं, यानी आयशा, उसकी सारी बहन और कज़न्स वगैरह, और उससे पूछती हैं कि तुम क्यों रो रही हो। तो आयशा कहती है यार वक्त ही ऐसा है, मतलब उसकी शादी हो रही है, रुखसती हो रही है, तो इसलिए रो रही है। तो आयशा की बहन कहती है कि यार तुम्हारी तो रुखसती प्रॉपर तरीके से हुई थी, ये तो सामने वाले कमरे से उठ के यहाँ आ जाएगी, तो इसमें इतने दुख की क्या बात है। लेकिन रोना तो खैर आता ही है, टेंशन तो होती है लड़कियों को जब उनकी शादी हो रही होती है। फिर ये लोग उसको कहती हैं चलो भाई तुम पार्लर चलो तैयार होने के लिए, तुम्हें दुल्हन बनना है, हम तुम्हें प्रॉपर दुल्हन बनवाएंगे। 2 घंटे तो दुल्हन बनाने के ही लगा देती है पार्लर वाली। और यहाँ बारबीना एग्री नहीं होती, इसको ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करती है। और मैं भी सोची थी कि भाई क्या ज़रूरत है इसको प्रॉपर दुल्हन बनाने की, घर में तैयार कर दो काफ़ी है। खैर ये लोग जाने लगते हैं ज़बरदस्ती बारबीना को लेकर, तो हाजी साहब सामने से आ जाते हैं, उनको मना करते हैं। ये लोग हाजी साहब के साथ ज़िद करते हैं, यानी आयशा उसकी कज़न्स वगैरह, तो हाजी साहब इनको डांट के भगा देते हैं। हाजी साहब परेशान होते हैं और वो बारबीना को बता देते हैं कि गफ़ार ने क्या डिमांड की है कि या तो छम्मो चाहिए या फिर बारबीना चाहिए। तो हाजी साहब कहते हैं मैं बहुत मुश्किल में फंस गया हूँ। हाँ, बारबीना भी ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। नेक्स्ट ये दिखाया गया है कि शम्मो घर छोड़ के जा रही होती है, बहुत परेशान होती है, और वो यही कहती है कि गफ़ार के बिना मैं नहीं रह सकती, मैं वहीं घर जा रही हूँ अपने। तो उसकी बड़ी बहन उसको बिठा के समझाती है कि तो इस तरह से उसके सामने गिरेगी तो और गिर जाएगी, तो ऐसा ना कर। यही सी बात है, अगर वो इस तरीके से जाएगी, बताएगी कि मैं नहीं रह सकती, तो ज़ाहिर सी बात है गफ़ार तो और चौड़ा हो जाएगा। शम्मो के सर पे तो गफ़ार का ही भूत सवार होता है। पता नहीं क्या है इस आदमी के अंदर जो इतनी पागल हो रही है। इसकी बहन इसको कहती हैं कि वो जाएगा भी तो कहाँ जाएगा, अपनी भाई के घर जाएगा, उसके भाई की बीवी तो किसी को बर्दाश्त नहीं करती, ठुड्डे मार के निकाल देगी। वह तो ये बहुत अच्छे डायलॉग्स बोलती हैं, मुझे इनके डायलॉग डिलीवरी काफ़ी अच्छी लगती है। खैर इतने में आयशा आती है और वो बोल देती हैं कि जो है ज़ुबैदा भाभी भी आई हुई होती हैं, तो वो कह देती हैं कि अब्बा जी ने तो हमें डांट के भगा दिया। तो ज़ुबैदा भाभी शिकवा करती हैं कि तुम लोगों को कहा किसने था कि उनकी चीज़ों को छेड़ने के लिए। भुग तो खैर यहाँ पर बाकी सब इनको समझाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, टेंशन ना लो तुम लोग। तो इतने में बार ये लोग रूम में जाते हैं अब्बा जी के यानी कि हाजी साहब के, और वहाँ बारबीना को रोता हुआ देखते हैं, फूट फूट के बारबीना रो रही होती। तो सब पूछते हैं कि बारबीना को क्या हुआ। तो हाजी साहब कह देते हैं कि इसके भाई का इंतकाल हो गया, ये इसलिए रो रही है। तो सब पूछते हैं कौन से भाई का, जिसके पाँव ठीक कराए थे। तो हाजी साहब कहते हैं हाँ उसी का इंतकाल हुआ। यहाँ ये सुन के मुझे भी बड़ा अफसोस होता है, बेचारी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी अपने भाई के इलाज के, उसका इंतकाल हो गया। खैर क्या कर सकते हैं।
जी साहब बारबीना को कहते हैं कि चलो उठो अपना सामान बांध। तो इनके भाई वगैरह इनको रोकने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं कि अब आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, यानी अफ़गानिस्तान जा रहे हैं, आप वहीं अफ़गानिस्तान छोड़ के इसको आ जाएं बस वहीं से, या इसके भाई को बुला के इसको भेज दें, जाना तो इसको ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहते हैं कि भाई घर का मामला ऐसा ही है, क्या मेरी बीवी है, क्या मैं उसको ऐसे ही छोड़ के आ जाऊँ, मैं इसके घर तक जाऊँगा जो कि मेरा हक़ है। तो इसके ऊपर सब इनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाजी साहब नहीं सुनते। वो कहती है कि मेरा घर तो उजाड़ दिया है, अब इस घर को भी उजाड़ के जा रही है, जाने दो, उसको अच्छा सुकून मिलेगा। तो इस पर हाजी साहब कहते हैं कि शम्मो तेरा मसला ये कि तुझसे खुशियाँ तो मनाई जाती नहीं है और गम भी तुझसे देखे नहीं जाते हैं, तो चुप ही रहा कर तो बेहतर है। कि भाई यहाँ समझाते हैं कि मैं गाड़ी मंगवा कर बारबीना को अफ़गानिस्तान छुड़वा देता हूँ, आप बेफ़िक्र रहें, आप तो यहाँ रुक जाएं। लेकिन हाजी साहब नहीं सुनते और कहते हैं कि भाई तुम लोग के ख़ानदान में ससुराल में कोई कुत्ता भी मर जाए तो तुम्हें हाजी साहब की हाज़िरी लगवानी होती है, इज़्ज़त और एहतराम पहुँचवाना होता है। हाजी साहब ज़रूर जाते हैं वहाँ। यहाँ मेरे ससुराल में किसी की मौत हो गई तो मैं ना जाऊँ, ये कौन सा इंसाफ़ है। तो इतने में आयशा भी हाजी साहब को कुछ बोलने की कोशिश करती है, मतलब कोशिश ही करती है कि हाजी साहब इसको भी चुप कराए थे कि तुम कुछ मत बोलना, आज मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा। इतने में हाजी साहब के पास किसी का फ़ोन आता है, यानी कि ये कि गाड़ी आ गई है और उसमें आ जाए। तो हाई साहब निकलने लगते हैं, कहीं भी रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये कह देते हैं कि मैंने आज तक अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं किया है, मजबूरियों ने मुझसे काम करवाया, हालात कुछ ऐसे हुए कि मुझे कुछ ना कुछ फ़ैसले करने पड़े और बारबीना को यहाँ पे लाना भी मेरी मजबूरी थी, यहाँ से ले जाना भी मेरी मजबूरी है। इतने में दिखाते हैं मोहल्ले में शम्मो को कि वो भी उदास बैठी हुई होती है और मस्जिद में ऐलान हो रहा होता है कि हाजी साहब के यहाँ ससुराल में किसी का इंतकाल हो गया है, इसलिए हाजी साहब वहाँ जा रहे हैं और सब के सब उनकी दुआ मग़फ़िरत के लिए दुआएँ करते रहें। खैर ये ऐलान इसलिए होता है ताकि सबको पता चल जाए कि हाजी साहब की कोई वलीमा नहीं हो रहा है, फ़िलहाल वो यहाँ से चले गए हैं और क्यों गए हैं वो भी रीज़न ताकि लोगों को पता चल जाए, ताकि लोग पूछे नहीं कि हाजी साहब यहाँ से क्यों गए हैं। तब अपनी गाड़ी कब्रिस्तान से निकलवाते हैं, यानी कि कब्रिस्तान से होते हुए जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं ताकि वो अपनी माँ को दूर से देख सकें। बारबीना बोलती भी है कि जाके अपनी माँ की कब्र पे होके आ जाएं, तो वो मना करते हैं कि मेरी माँ मुझे फिर रोक लेगी, इसलिए मैं नहीं जा रहा। तो वो जो है चले जाते हैं अपनी गाड़ी में आगे की तरफ, यानी इनको जहाँ जाना है अपनी मंजिल की तरफ। और यहाँ दिखाते कि शम्मा भी वहीं कब्रिस्तान में ही बैठी हुई होती है और वो हाजी साहब को देख भी रही होती है और कुछ उदास और परेशान सी होती है। हाजी साहब गफ़्फ़ार को फ़ोन करके बोलते हैं कि मैं तेरा मसला हल कर दिया है, अब तू शम्मा को अपने साथ ले जा, क्योंकि आज के बाद तुझे बारबीना ना उस घर में दिखाई देगी, ना उस मोहल्ले में और ना ही इस शहर में। मैं बारबीना को लेने जा रहा हूँ, तू शम्मा को अपने साथ ले जा, क्योंकि मेरा दिल जब भी सड़ रहा है और सड़ता है तो जब तुझे पता है कि रिश्तों का एहतराम नहीं होता। यानी कि उसी के डायलॉग गफ़्फ़ार के उसी के मुँह पर दे मारते हैं, क्योंकि गफ़्फ़ार है ही इस काबिल इंतहाई घटिया और बदतमीज़ इंसान दिखाया गया इसको। खैर बारबीना उस पर कहती है अल्लाह मेरे भाई को कुछ ना हो, अल्लाह उसकी उम्र सलामत रखे। तो हाजी साहब कहते हैं कि हाँ हमने झूठ बोला है, लेकिन ये झूठ भी अल्लाह ताला जानता है कि हमने किस वजह से किस मजबूरी में बोला है। खैर मैं तो पहले समझ गई थी कि ये झूठ ही होगा और वाकई में ये झूठ था कि हाजी साहब अपनी साले की डेथ का बहाना बनाकर बारबीना को ले जा रहे होते, क्योंकि उन्हें एक मसला हल करना होता है, यानी कि अपनी बहन का और उसके हस्बैंड का मसला हल करना होता है। इसलिए वो ये झूठ बोल कर ले जा रहे होते हैं बारबीना को अपने साथ। ये कि हाजी साहब का घर दिखाया गया है कि वहाँ उनके कुछ दोस्त अहबाब मोहल्ले वाले इज़हार अफसोस के लिए भी आते हैं और हाजी साहब के बारे में बातें कर रहे होते हैं, उनकी तारीफ़ें ही कर रहे होते हैं और जाकिर साहब भी उनकी तारीफ़ें ही कर रहे होते हैं। कईयों में इस पर कहता है कि लोगों के ज़बानें बंद कहाँ होती हैं, बस हमें अपने कान बंद करने पड़ जाते हैं। जाकिर भाई भी यहाँ पे हाजी साहब की बहुत तारीफ़ें कर रहे होते हैं और हम लोग साथ गफ़ार भी बैठा होता है और सिर्फ बकवास ही कर रहा होता है। इसके बाद शम्मो की बड़ी भाई उसको कहती हैं चलो आ गया ये भी। तो शम्मो कहती है हाँ आ गया, लेकिन इसको बरगलाया उसी ने था, मनूस ने, यानी कि बारबीना को ही बोल रही होती है। तो जिस पर इसकी बहन कहती है कि देख अपना कुत्ता ही सीधा करके रखना पड़ता है, वरना राह चलने वाले तो हड्डियाँ डाल ही देते हैं, रास्ते में पड़ी हड्डी अगर अपना कुत्ता खा ले तो उसमें लोगों का कोई कसूर नहीं होता, अपने कुत्ते का कसूर होता है। खैर इसके बाद जो है ज़ुबैदा भाभी भी आ जाती हैं और वो कहती हैं हाजी साहब की खुशियाँ किसी को बर्दाश्त ही नहीं होती, चाहे अपने हो या गैरों को, उनकी खुशियाँ जब भी आती हैं कोई बर्दाश्त ही नहीं करता उनकी। वैसे ज़ुबैदा भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं और शम्मो की बड़ी बहन भी। शम्मो ये एक पागल जो कय्यूम के पीछे पागल हुई हुई है, इसमें इसको क्या नज़र आता है समझ नहीं आया, जो इसके बारबीना को बुरा भला बोली और उसको सही कह रही है। ये कि जब हाजी साहब मर्दान वापस पहुँचते तो वहाँ देखते हैं मौलवी साहब के घर पहुँचते हैं और मौलवी साहब के घर में देखते हैं कि उनकी डेथ हो चुकी है। सारे के सारे लोग जो भी उनके शागिर्द वगैरह थे और मस्जिद के लोग थे वो तदफीन में के लिए खड़े होते हैं और रो रहे होते हैं। तो हाजी साहब भी बहुत अफसोस करते हैं, क्योंकि सुबह ही उनसे बात हुई भी होती है और शाम में आए तो उनका इंतकाल हो गया।
हाजी साहब के घर वाले उनको फ़ोन कर रहे होते हैं, लेकिन वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे होते और वो यही कहते हैं कि फ़ोन बंद जा रहा है। तो हाजी साहब की बड़ी बहन कहती है कि फ़ोन बंद हो गया होगा, चार्जिंग पे लगाया हुआ होगा, इसलिए शायद रिसीव नहीं कर रहे। तो गफ़्फ़ार वही अपने मुँह से सड़ी हुई बातें निकालता है कि बंदा अगर किसी को इत्तला करना चाहे तो दूसरे फ़ोन से भी इत्तला कर सकता है, लेकिन यहाँ तो उनको कोई होश ही नहीं है। जिस पर आयशा अपना फ़ोन उठा के उनको जस्ट व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर देती है। दैन गफ़्फ़ार कहता है कि चलो मैं तो चलता हूँ। तो इतने में शम्मो भी जो है वो अपना सामान मंगवा के उसके साथ जाने के लिए कहती है, यानी इसके साथ टंगने का इसको बहुत शौक है वैसे। पापा ऐसे कहता है तुम कहाँ चलनी, तो शम्मू कहती है मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी ना। तो वो कहता है कि तुम्हें पाजी ने बताया नहीं कि किस शर्त पर मैंने उनको तुम्हें ले जाने के लिए कहा था, शर्त पूरी होगी तो लेके जाऊंगा, यानी कि एक गाड़ी मिलेगी मुझे तो ही मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा, गाड़ी में बिठा कर, उसके अलावा किसी चीज़ में लेके नहीं जाऊंगा। यानी कि गफ़ार ने यहाँ शर्त रखी होती है हाजी साहब से कि एक गाड़ी उनको दोगे तो ही वो शम्मू को घर से लेके जाएंगे। तो जिस पर इसकी बड़ी बहन कहती है कि हमें तो हाजी साहब ने कुछ नहीं बताया था ऐसा कि उन्होंने कोई शर्त के ऊपर तुम्हें एग्री किया है। तो इस पर वो कहता है मेरा मसला नहीं है। घर वाले गफ़ार को समझाने की कोशिश करते हैं, शम्मो भी, लेकिन वो सबको चुप कराता है कि कोई नाटक नहीं चलेगा, गाड़ी मिलेगी मुझे तो ही मैं इसको लेके जाऊंगा, वरना इसको अपने पास रखो। लालची और ये कितना घटिया इंसान है गफ़ार, किसी की नहीं सुनता। पूरे घर वाले इसको बनाने की कोशिश करते हैं, किसी की नहीं सुनता और ऐसे शम्मो को रोता हुआ छोड़ के चला जाता है। और शम्मो इसके लिए रो रही है, ऐसे पागल इंसान के लिए, इसे लालची घटिया इंसान के लिए जो गाड़ी के ऊपर मर रहा है, जिसको सिर्फ पैसों से मतलब है, बीवी से मतलब नहीं है। खैर यहाँ इनका सीन देख के गफ़ार पे मुझे तो बहुत गुस्सा आया था। ये कि हाजी साहब को मौलवी साहब के घर में वही लड़का रुकने के लिए कह देता है कि ये मौलवी साहब आप लोग के लिए ही घर छोड़ के गए थे, यहाँ आप आराम से रुके हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे ज़रूर बुला लिएगा। और उसके बाद हाजी साहब और बारबीना कुछ बातें कर रहे होते हैं और कोई उनको दरवाजे से झांक रहा होता है, क्योंकि बारबीना नकाब में होती है, यानी बुरक़े में होती है। और इस वक्त जो है वो घर में जब आती है तो वो बग़ैर बुरक़े की होती है। तो वो शख्स इसको घूर घूर के देख रहा होता है कि आखिर दिखने में ये कैसी है और हाजी साहब बारबीना क्या बातें कर रहे होते हैं। मौलवी साहब के ही मरने का अफ़सोस कर रहे होते हैं कि उनके शागिर्दों के अलावा उनका यहाँ कोई था भी नहीं, और उनका शायद मेरा यहाँ आना इसीलिए मुमकिन हुआ कि उनकी तदफीन मेरे ही हाथों होनी थी। खैर ये बातें करते करते हाजी साहब बारबीना से कहते हैं कि तुम्हें अगर उनके हुजरे में मेरे साथ रहना पड़ जाता क्या तुम रह लोगी। तो बारबीना कहती है ठीक है हाजी साहब, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ वही लड़का जो है इनकी बातें चुप चुप के सुन रहा होता है। सुबह हाजी साहब और बाकी जितने भी लोग होते हैं मस्जिद वाले, वो सब बैठे हुए मस्जिद में तस्बीहात ही पढ़ रहे होते हैं मौलवी साहब के लिए। इतने में वही लड़का जाकर उस घर पे पहुंच जाता है, यानी मौलवी साहब के घर में जहां बारबीना रह रही होती है। दरवाज़ा खटखटाता है, बारबीना पूछती है कौन है, तो वो बता देता है कि मैं वही लड़का हूँ जिसने कल आपको यहाँ घर में छोड़ा था लाकर, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप दरवाज़ा ऐसे खटखटा देगा, मतलब दरवाज़े को खटखटा के बता रहा होता है, जिससे दरवाज़ा भी बाकायदा हिल रहा होता है। बारबीना थोड़ी घबराहट हो जाती है, लेकिन वो फिर भी उसकी बात समझती है और कहती है कि अच्छा ठीक है तुम जाओ। यहाँ मुझे इस लड़के पर बहुत शक हुआ कि ये सही नियत का नहीं है, इसका कुछ और इरादा हो रहा है, क्योंकि ये जिस तरह से बारबीना से बात करता है और जिस तरह से रात को छुप छुप के यही देख रहा होता है, जी हाँ रात को जो छुप छुप के देख रहा होता है वो यही होता है। तो इस लड़के की नियत पर मुझे शक हो रहा है, सीधी सी बात है। देखिए हाई साहब जहाँ मस्जिद में बैठे हुए थे, वहीं उनका दोस्त जो पठान होता है वो बोलता है उनको कि कहीं उनका फ़ोन आया था, वो बहुत फ़िक्र कर रहा था आपकी, आप उनसे रब्ता तो करें। तो हाई साहब कहते हैं कि नहीं उनसे अब मुझे रब्ता नहीं करना, जो उन्होंने मेरे साथ किया तो मैं वालदैन की तरह था और उन्होंने इस तरह से मेरे साथ सलूक किया। तो वो कहते हैं कि बच्चों को, वालदैन को बच्चों से मुँह नहीं मोड़ना चाहिए। तो हाई साहब कहते हैं बच्चे जब ऐसे हों तो मुँह मोड़ लेना ही चाहिए, और मैं सफ़र में हूँ और सफ़र में मेरे साथ मेरी बीवी है। तो जिस पर वो पठान कहता है कि आपकी वो बीवी तो है लेकिन वो एक औरत है। तो जिस पर हाजी साहब कहते हैं कि वो कौन औरत है तुम भी जानते हो, बस अल्लाह मालिक है अब हमारा, अल्लाह हमें जहाँ ले जाए। यहाँ ये कि आयशा ने शमीम से वादा किया होता है वही सूट देने का, इंगेजमेंट वाला, तो वो उसको नहीं मिल रहा होता और आयशा उसकी ढूंढने में उसको हेल्प करती है। तो शमीम बहुत रोने लगती है और कहती है कैसी थी, वादा ख़िलाफ़ कहीं की। आई डोंट नो, शायद ये बारवीना को कह रही है और वो बस यही बोल रही थी मुझे वो सूट चाहिए था, वो सूट नहीं दे रही। इतने में कयूम साहब आ जाते हैं, से पूछ गछ करते हो क्या ढूंढ रही है। आयशा बोल देती है कि ये शमीम जो है अपना मंगनी वाला सूट ढूंढ रही है, इसको वो चाहिए। तो वो पूछते हैं कि ये क्यों ढूंढ रहे, तो कहते पता नहीं शायद इनको अपनी शादी में पहनना होगा। खैर इधर कयूम साहब आयशा से पूछते हैं कि हाजी साहब तुझे बता के गए, वो कहाँ गए बता, क्या बता के गए। तो आयशा मना करती है कि मुझे कुछ नहीं बताया। तो वो कहते हैं कि तुझे सब पता होता है और तू बताती नहीं, झूठ ना बोल। तो आयशा कहती नहीं मुझे सच में कुछ नहीं पता। तो कयूम साहब कह देते हैं कि वो कोई उनका साला वाला नहीं मारा है, वो झूठ बोल के हमें बेवकूफ़ बना के यहाँ चले गए हैं, तुझे क्या पता है। तो आयशा कहती नहीं मुझे खुद नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कह के गए हैं।
हैं। और यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूँ, मुझे गफ़ार का भी लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है गाड़ी का, कि गाड़ी का वादा किया था और कोई हाजी साहब ने इससे गाड़ी का वादा नहीं किया, सिर्फ झूठ बोला ताकि इसको शम्मो को ले जाना ना पड़े, या फिर इसको गाड़ी की पैसों की ज़रूरत है तो इसको वो यही लेना चाह रहा है इन लोगों से। ये दिखाया गया कि हाई साहब जब घर पहुंचते घर का दरवाज़ा भी खुला हुआ होता है, यानी मौलवी साहब के घर का दरवाज़ा, और बारबीना भी घर पे नहीं होती। वो बारबीना को ढूंढते हैं, घर से बाहर निकल के भी ढूंढते हैं, लेकिन बारबीना उन्हें कहीं नहीं मिलती। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उसके बाद वो उसके वाले घर जाते हैं, यानी जहाँ वो अपने भाई के साथ रहती थी। तो वहाँ वो बैठी हुई रो रही होती क्योंकि उसको अपने भाई की याद आ रही होती है। साहब कहते हैं कि मुझे बता के तो आती, मैं कितना परेशान हो गया था, अब यहाँ पे रहना है या घर चलना है। तो बारबीना उसके बाद रोने लग जाती है, दाढ़ी मार मार के रोती है। फिर अगले दिन दिखाते हैं कि बारबीना अपने घर में सफाई कर रही होती है और वही लड़का घर के अंदर आता है, घर का दरवाज़ा खुला हुआ होता है और वो कहता है कि तुम इतनी अच्छी हो, मुझे तो पता भी नहीं था। हाजी साहब तो दुकान मस्जिद में है, ज़ोहर के वक्त है, अभी तो असर तक आएंगे और आते आते भी टाइम लग जाएगा। बुज़ुर्ग हैं, ज़ाहिर सी बातें, चलने में उनको टाइम लगेगा। और मुझे पता होता तुम इतनी खूबसूरत, तो मैं अपना सब कुछ बेच बाच कर तुम्हें जो है अपना लेता, और मुझसे पर्दा करने की क्या ज़रूरत है। तो इतने में बारबीना घबरा जाती है और उसको धक्का दे के कहीं भाग जाती है। ये सब कुछ पता चलता है तो वो उस समय मस्जिद पहुंचते हैं और वहाँ पर एक आदमी से पूछते हैं कि कहाँ है वो ग़ुलाम, वही लड़का। तो वो कहता है वो तो अपने गांव भाग गया। तो इस पर फिर वो अपने दोस्त के पास, यानी वही पठान दोस्त जिसके उन्होंने दुकान खुलाई थी, इसके पास चले जाते हैं और उसको बताते हैं कि ग़ुलाम जो लड़का था, इसने ये बहुत बदकिरदार लड़का था, इसने मेरी बीवी के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की, मुझे पता हो तो मैं कभी भी इस पर ट्रस्ट ना करता। तो वो पठान उनसे कहता है कि मेरा गरीब खाना हाजिर है, यहाँ आप रह सकते हैं। तो हाजी साहब मना कर देते हैं कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, लेकिन मुझे तुमसे थोड़ा कर्ज चाहिए, और कर्ज लेके वो वहाँ से जाने का कहते हैं। इसके बाद आयशा और शमीम बैठी बातें कर रही होती हैं। शमीम पूछती है कि कहाँ गया, तुझे बता के नहीं गया। तो आयशा शमीम से पूछती है कि आपको नहीं बताया कुछ। तो वो कहती है कि मुझे तो मिल के भी नहीं गया वो बर्वक्त, लेकिन वो कभी लौट कर नहीं आएगा। कहती है ऐसे तो ना बोला, ऐसा आप क्यों बोले। तो शमीम कहती है मैं उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ, हमें तो उससे एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन हम समझ जाते थे एक दूसरे को क्या कहना चाह रहे हैं क्या नहीं। मैं अच्छी तरह उसको जानती हूँ। तो आयशा कहती है अगर आप उसको अच्छी तरह जानती होती ना तो आप सारी ज़िंदगी उसके इंतज़ार में ना बैठती, यानी हाजी साहब के इंतज़ार में ना बैठती, और आपके वो आपसे क्या किसी से भी कभी भी शादी नहीं करेंगे। बारबीना सिर्फ हादसा थी जो उनके साथ हो गया। हम बचपन से जानते थे कि हाजी साहब कभी भी किसी से भी शादी नहीं करेंगे। तो शमीम कहती है मैं उम्मीद में नहीं थी, मैं बस आस में थी, उम्मीद में थी। तो मुझे पता था कि वो कभी शादी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद थी कि शायद एक दिन मुझसे शादी कर ले, क्योंकि मोहब्बत बहुत ही बुरी चीज़ है, यानी कि इंसान को छोड़ती नहीं है। इसके बाद हाजी साहब को दिखाया कि वो किसी और शहर निकल जाते हैं और होटल में जाते हैं। वहाँ होटल में जाते हैं तो वो कमरा बुक तो कर लेते हैं, बट जो वहाँ का एक इन्फो काउंटर पे आदमी होता है वो उनसे कहता है कि हमें आपकी वाइफ का भी एनआईसी चाहिए। तो हाजी साहब के पास बारबीना का कोई एनआईसी नहीं होता, तो जिस पर वो कहते हैं इनका एनआईसी नहीं है, लेकिन ये मेरी बीवी है। वो कहता है कि मुझे आप पे यकीन है कि आप ये बीवी हैं, लेकिन फॉर्मेलिटीज़ हैं, मैं इसके बगैर आपको कमरा नहीं दे सकता। तो हाजी साहब क्या उसको समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो इतने में एक एड्रेस देता है, कहता है आप यहाँ चले जाएँ, ये लोग आपकी मदद कर देंगे। तो वो उस तरफ चले जाते हैं, लेकिन मुझे हाजी साहब पे बड़ी हैरत है कि वो बग़ैर कुछ सोचे समझे ऐसे ही कहीं पे भी निकल जाते हैं, और वो भी बारबीना को लेकर। यहाँ जिस होटल में जाते हैं वहाँ उसको कहते हैं कि मेरे पास एनआईसी है, लेकिन मेरी बीवी के पास नहीं है। तो वो आदमी कुछ नहीं कहता, कहता कोई मसला नहीं, आप आ जाएँ। और फिर उनसे पूछता है कि आप कितने दिन यहाँ रुकेंगे। तो हाई साहब सिंपल कहते हैं कि मैं बस एक रात रुक रहा हूँ, कल के दिन देखेंगे क्या करना है, यहाँ रुकना है या नहीं रुकना। तो वो आदमी कहता है चलें ठीक है, कोई मसला नहीं, आप एडवांस आज का दे दें। और फिर उसके बाद वो हाई साहब को कहता है कि मुझे आपसे एक बात करनी है, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हमें नहीं पता कि ये बुरक़े में कौन है, औरत है, मर्द है कौन नहीं है, हमने इसकी शक्ल तक नहीं देखी है। एनआईसी होते तो हमें पता चल जाता है कि ये इंसान है, तो हमें एक बार इनकी शक्ल देखनी है। तो वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता है, जिस पर हाई साहब तो मना कर रहे होते हैं, लेकिन बारबीना अपना चेहरा दिखा देती है। उसका चेहरा देखते के साथ ही वो आदमी एकदम होश उड़ जाते हैं उसके, और वो फिर हाई साहब को कहते हैं चले चले मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देता हूँ। यहाँ पर ड्रामा तो एंड हो गया, लेकिन मैं यहाँ हाजी साहब को मतलब बेवकूफ़ी थोड़ी दिखा रहे हैं या कम अकली से काम ले रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाई साहब को इंसान को पहचान है और उनको इंसान को पहचानना चाहिए। यानी जिस तरह से लड़का बातें कर रहा होता है तो उससे साफ पता चलता है ये लड़का ठीक नहीं है। और नेक्स्ट एपिसोड में भी, यानी कि नेक्स्ट वीक भी यही दिखाने वाले हैं कि ये इंसान कुछ सही इंसान नहीं है। तो नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा ये सब जानने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए।